सबसे पहले तो मैं जो इतनी अच्छी बातें वंदना ने और रेखा जी ने और जवाहर ने, रामा तक्षक जी ने कही विश्व रंग के बारे में, उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। अ, कई बातें अनायास भी हो जाती हैं, और यदि आप अपने एंटेना को हर समय ठीक रखें, और आपका जो 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 अ, पर्दा है वो उस पर आप वाइब्रेशंस अपने पैदा करते रहें, तो कई चीज़ें, अच्छी ध्वनियाँ निकलती हैं, और आप धीरे धीरे उसको संयोजित कर सकते हैं। बहुत सारी बातें इस तरह की हैं, पर पहले मैं मृदुकामी साहब को, जो यहाँ बैठे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रूप से बड़े ख्याति प्राप्त हिंदी दां हैं, जगन्नाथन साहब को, जिनकी ख्याति मुझे अन्य अन्य स्रोतों से मिलती रही है, अपने मित्रों अनूप भार्गव जी, रामा तक्षक जी, रेखा सेठी जी, दिव्या जी, वंदना जी, इन सबको यहाँ देख रहा हूँ, तो उन सबको प्रणाम करता हूँ और अपनी बात लगभग 10 से 15 मिनट में कहूँगा। मित्रों, एक बात तो ये है कि 2019 में भले ही विश्व रंग हुआ हो, लेकिन मैं साहित्य, कला और संस्कृति में लगभग 1980 85 के बीच से काम कर रहा हूँ। मतलब इसके पहले लगभग 35 40 वर्षों का एक क्यूमुलेटिव अनुभव था, जो कि जब चीजें प्रस्फुटित होती हैं तो अलग दिखती हैं, लेकिन अनुभव धीरे धीरे संचित होता रहता है। आपका जो कंप्यूटर है उन्हें प्रोसेस करता रहता है, और 19 में ये जो हुआ, ये उसके पीछे लगभग 35 40 साल का मेरा कलाओं के साथ का जो अनुभव है वो रहा है। वनमाली कथा सम्मान सबसे पहले हमने 1993 में दिया था, और उसको भी करीब करीब 25 साल हो गए थे जब हम 19 में विश्व रंग तक पहुंचे। तो उसके पहुंचने की कथा इस प्रकार है कि मुझे एक अजीब किस्म का, अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं डूअर हूँ, मतलब बहुत सारा सोचता भी हूँ, लेकिन उतना ही काम भी करता हूँ। और अगर वो काम फलित नहीं होता है तो मुझे अपने भीतर से बड़ा बेचैनी जैसी होती है। तो ये जो एक बेचैनी का होना है, और काम को कंप्लीशन तक पहुंचाने की जो बेचैनी है, वो लगातार मेरे मन में रहती है। और अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैं सोचता हूँ वही करता भी हूँ। लंबा नहीं कि आपने सोच लिया फिर बोल दिया, फिर सोच लिया फिर बोल दिया। एक बार जब वो निर्णय हो जाता है मन में, तो उसको फिर अंत तक ले जाके प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। और मेरा ऐसा अनुभव है कि विचार अगर मजबूत हो तो आप फिर धन का प्रबंध, बाकी चीजें कर लेते हैं। विचार को पहले परिपुष्ट होना चाहिए और अपने मन में पक्का होना चाहिए। तो ये कुछ पृष्ठभूमि थी। 19 तक आते आते मैंने शुरू वाले वक्तव्य में कहा था, अभी लंदन में भी ये बात कही थी, कि ऐसा मुझे लगने लगा था कि हम लोग बात तो बहुत सारी कर रहे हैं, लेकिन एक समेकित प्रयास करने के लिए हम लोग सरकार की तरफ देखते हैं। देखिए, सरकार को जो करना है वो करेगी, उसका हम क्या करें, मतलब वो हमारे, हम तो बाहरी व्यक्ति हैं सरकार के, और लेकिन फिर भी अपने प्रयासों से हमने अपने संस्थान बनाए हैं, अपने संगठन बनाए हैं, अपने हैं। तो क्या हम एक साथ आके कुछ प्रयास कर सकते हैं? कुछ अवधारणाएं एक बार दोबारा स्पष्ट करता हूँ। एक बात तो यह है कि टैगोर और इकबाल और फैज जैसे जो उर्दू के लोग थे, उन सबको हम लंबे समय तक पढ़ते रहे, और हमें ये लगता था कि एक तरह की अंतर्राष्ट्रीयता है जो सरकारों और शासनों के बाहर की अंतर्राष्ट्रीयता है, जो कला और संस्कृति के बीच में है। और अगर उस पे हम निर्भर करते हैं तो शायद ये सीमाओं को अपन पार कर सकते हैं। अगर सीमाओं में सोचेंगे, देशों में सोचेंगे, तो फिर हमको शासनों के बारे में सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने टैगोर की अंतर्राष्ट्रीयता को आधार बनाया, और उस पर काम करना शुरू किया, उसके बहाने लोगों से बातचीत करना शुरू किया। सौभाग्य से हमारे विश्वविद्यालय का नाम भी रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय था। तो फिर मैंने टैगोर को पढ़ा, टैगोर की बहुत सारी अन्य विचारों को देखा, और साथ साथ में भारतीय संस्कृति के भी जो प्रयास हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। और अंततः विवेकानंद, श्री अरविंद और टैगोर, ये तीन लोगों का आधार लेकर हमने आगे बातचीत करना, और गांधी भी निश्चित रूप से। एक तो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर कला संस्कृति में अच्छा काम हो सकता है, और हमें वो करना चाहिए। उसके बहाने जो एकता के सूत्र हैं वो ढूंढे जा सकते हैं। दूसरा, टेक्नोलॉजी में भी लंबे समय तक काम करता रहा। अब तो मैं
एक तरह से शिक्षाविद के रूप में जाना जाता हूँ, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी भी करता था। तो मुझे लगता था कि हम पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहे कि हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हिंदी का विकास करें और हिंदी का विचार का प्रसार करें। विकास तो खैर हो रहा है, बालिंदु बहुत सारे वर्कशॉप्स लेते हैं और लोग भी हैं, लेकिन प्रसार के लिए टेक्नोलॉजी का पर्याप्त उपयोग होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि ऐसा करते समय आपको एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी। तो अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क कैसे बने? क्या वो आईसीसीआर की तरफ से बने, जो उनकी हम जो आलोचना होती रहती है वो करते रहें, या हम जो विभिन्न किस्म के उनकी आलोचना करते रहें, या हम प्रयास शुरू करें? तो मैंने सोचा कि हम एक प्रयास शुरू करते हैं। उसके आधार में तीसरी बात, चौथी बात जो थी वो ये कि हिंदी के साथ साथ हमें भारतीय भाषाओं का भी सम्मान के साथ ही बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ हिंदी नहीं कर सकते हैं। हिंदी करेंगे तो आपको भारतीय अन्य भाषाओं को भी साथ लेना पड़ेगा। ये उसकी चौथी बात है। पांचवी बात यह है कि मैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन जगहों पे काम करता हूँ। यहाँ का लोग इतना स्ट्रांग है, इतना इतना ताकतवर है। और हम देखते हैं कि जिसको अपन मेन स्ट्रीम लिटरेचर कहते हैं, वो अब लोग को पीछे छोड़ता जाता है। लोग को साथ लेना, लोक भाषाओं को साथ लेना जो है, उसको गंवारियत माना जाता है। और आप उसमें जो रस है उसका उपयोग करना बंद कर दिया है। आपकी कविताएं रुक्ष हो गई हैं, आपने छंद को भी छोड़ दिया, और धीरे धीरे आप ऐसी जगहों पे पहुंच गए हैं जहां पर कि आपके संप्रेषण में ताकत ही नहीं है। तो लोग को भी साथ लिया जाए, ऐसा मुझे लगता था। ये चार पांच बातें थीं जिन पर काम शुरू हुआ। और आप जानते ही हैं, सभी ने बहुत अच्छी बातें 2019 के बारे में कही। उसने एक काम तो ये किया कि सबको साथ लाया, और एक तरह की फ्रेटर्निटी, या जिसको भाईचारा कहते हैं। यहाँ पर एक अचानक विचार मेरे मन में आया है कि फ्रेटर्निटी एक बहुत अच्छा शब्द है। और जब फ्रेंच क्रांति में लिबर्टी और इक्वलिटी की बात की गई, तो लिबर्टी और इक्वलिटी परस्पर विरोधी विचार है। और देखिए, परस्पर विरोधी विचारों के समन्वय के लिए जो तीसरा शब्द सोचा गया वो था फ्रेटर्निटी। मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये जो है, ये शब्द ही इतना बढ़िया है कि ये हमारी एक कम्युनिटी बन सकती है, हमारे सब लेखकों की कम्युनिटी बन सकती है। और उसमें प्रवासी और भारतीय तीनों दोनों शामिल हो सकते हैं। ये विचार फिर मेरे मन में आया, एक कम्युनिटी बनाई जाए। इस तरह इस प्रोग्राम की कल्पना की गई थी। उसमें वैचारिक सत्र भी थे और साहित्यिक सत्र भी थे। इसमें एक एक आनुषंगिक बात और भी है कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर आप विदेशों में हिंदी का, मतलब भारत अगर विदेशों में हिंदी और भारतीय संस्कृति का प्रचार करना चाहता है, तो प्रवासी भारतीयों को निग्लेक्ट करके वो कैसे हो सकता है? वो हो ही नहीं सकता था। और ये एक तरह की मूर्ता थी भारतीय साहित्य, आज भी है। एक तरह की अहमन्यता कहूंगा, मूर्ता तो नहीं, कि यार हम बेहतर लिख रहे हैं और जो बाहर का आदमी है वो कुछ किसी काम का नहीं है, उसके पास उसको मतलब ठीक से लिखना नहीं आता। नहीं आता तो वो भी आपकी गलती है, और आता है और आप देख नहीं रहे हैं तो भी आपकी गलती है। तो कुल मिला के ऐसा वातावरण मैंने सोचा कि बने, जिसमें हम लोग आपसी भाईचारे के साथ काम करें, एक दूसरे की रचनाओं को देखें, प्रवासियों को मेन स्ट्रीम में शामिल करें, उनको एक ऐसा आलोचनात्मक, और वो सब सफल लोग हैं जो बाहर से, भारत से बाहर जाकर काम कर रहे थे, है ना। उन्होंने कम से कम इतनी जिद दिखाई और इतनी सफलता वहां जाके हासिल की, और अब वो उस उनके समाज के हिस्से हैं। तो आपको वो भी एक सम्मान था जिसको कि हिंदी समाज के भीतर पैदा करना था, जिसका मैंने बहुत जोर से अपने देश में काम किया। और आप सबको मालूम ही है कि मैं इसको लिए हर समय लड़ाई करता हूँ, और अब तो मैं बहुत ठोस काम पर आ गया हूँ। तो ये सत्र थे, वैचारिक सत्रों का होना। अच्छा, 19 का एक फायदा ये भी हुआ कि सर अपन ने एक फॉर्मेट दिया। अब भारत में आप देखिए कि जितने सम्मेलन हो रहे हैं हिंदी के लिए, इवन मैं कहूंगा कि साहित्य अकेडमी ने जो कार्यक्रम भोपाल में किया है, वो एक तरह से विश्व रंग की कॉपी था। अभी मैं भुवनेश्वर गया था जहाँ लिटरेचर फेस्टिवल में था, तो वो भी वैसा ही ऑर्गेनाइज था जैसे कि हम करते हैं। या हम शिमला गए थे, तब भी इसी। तो हमने एक फॉर्मेट स्थापित किया जिसमें कि ये सारे सत्र आते हैं। जैसे दलितों को हमने शामिल किया, थर्ड जेंडर को समावेशी दृष्टि से शामिल किया, अब सब जगह वो लोग वो स्टार बन गए हैं, और वो सभी लोग बहुत सम्मान से देखे जा रहे हैं। आप देखिए, तो आप अगर अच्छा प्रयास करते हैं तो उसका प्रतिफलन बहुत तरह से होता है।
2021 की बात की गई जो वर्चुअली हुआ, कोविड, तो कोविड पे अपना क्या जोर था, लेकिन साहित्य फिर भी हमारे हाथ में था। तो हमने, अनूप ने और सिद्धार्थ ने और बहुत लोगों ने टेक्नोलॉजी पर इतनी बहस की होगी, शार्दुला भी थी, कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। पर अदिति, सिद्धार्थ और बाकी लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म निकाला जिसमें हम यूट्यूब के माध्यम से 300 से अधिक एपिसोड्स भेज पाए, और उसका भी प्रतिफल है। अब देखिए कि इतने रीजनल कॉन्ग्लोमरेशंस बन गए हैं, ग्रुप बन गए हैं, लोग वर्चुअल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, और उस पर भी हिंदी का बड़ा काम हो रहा है। तो हमने तो खैर खुद यूट्यूब चैनल पर थोड़ी मास्टरी हासिल की, अपनी वेबसाइट्स को इम्प्रूव किया, और इस बात से विश्व रंग बचता है सर, कि जो एक तरह का पॉपुलिज्म है उससे बचता है। मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं, ऐसे भी फेस्टिवल हो रहे हैं जो कि सिर्फ पॉपुलिज्म है। हजारों लोग उसमें आ जाते हैं, लेकिन जिसको अपन कहते हैं कि अ, साहित्य और कलाओं में समावेशी दृष्टि को लेकर कोई बहुत काम नहीं होता। और वो एक निश्चित भाषा को लेकर प्रमोट करने के लिए हम उस पिछली बार उसमें भी गए थे, अनूप जी वहाँ मिल गए थे। तो और दूसरे वो फेस्टिवल्स हैं जो कि अंग्रेजी और प्रकाशकों और व्यापार पर केंद्रित हैं। तो सर इन सबको आपको जवाब देना था, और मैंने कोई सरकारी पूंजी की तरफ नहीं देखा। जितना मैं इकट्ठा कर सकता था अपने बल पर, उसके आधार पे, कि आज भी हम कोई सरकारी मदद नहीं लेते। हम ऐसा मॉडल बना रहे हैं जिसमें कि वो सस्टेनेबल हो सके, और शुरुआत में हमें अपने विश्वविद्यालयों की मदद लग रही है। आगे चलकर आप सबसे मदद मांगेंगे और इसको सस्टेनेबल बनाएंगे। इस प्रयास को इरिवर्सिबल ना, की इरिवर्सिबल बनाना है, इसे कोई रिवर्स ना कर सके कि दोबारा ये वापस आए। तो लगातार मैं सतत इसमें जा रही हूँ। 21 की आपने बात की, तो उसका बड़ा प्रयास था टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे किया जाए, कैसे कल्चर को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्सचेंज। सारे कितने राजदूत और कितने और लोग उसमें थे उस समय, और हमने सारे ग्लोबल पिक्चर एक पेश की थी। 22 में फिर दोबारा ब्लेंडेड मोड में हुआ, इस बार ब्लेंडेड मोड में हुआ, और लगभग 1 करोड़ लोगों तक विश्व रंग पहुंचा। ऑनलाइन ट्रांसमिशन भी हो रहे थे, शोज भी अच्छे हुए थे, और एक तरह का जिसको अपन, प्रेमचंद ने कहा था मशाल, इस तरह की मशाल अपन ने जला ली है, और आप सबकी मदद से जलाई है, कि जो अब भारत में फेस्टिवल्स को एक तरह से लीड करता है। सम्मान भी उसका बहुत है, और उसको ज्यादा बड़ी बात यह है कि जो कॉपी है वो उसकी की जा रही है, तो वो एक तरह का पैटर्न बना जिसपे कि लोग बात कर रहे हैं। इसके अंतिम, इस संदर्भ में जो इतिहास की बात हो रही, इस संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि प्रकाशनों का भी एक बड़ा सिलसिला हमने शुरू किया, जिसमें प्रवासी भारतीयों की किताबें भी हैं, लेकिन आर्ट्स एंड कल्चर पर ऐसे अछूते विषयों पर मोनोग्राफ्स अब पब्लिश हुए हैं, कैटलॉग पब्लिश हुए हैं, कॉफी टेबल बुक पब्लिश हुई है, और अब हमने एक पब्लिकेशन संस्थान भी खोल लिया है जो कि इन कामों को लगातार जारी रखेगा, और वो कमर्शियल लेवल पर भी काम कर सकता है। अ, लंदन में जब मैं गया, तो मैं एक तो दिव्या माथुर जी का बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे उसमें बुलाया। और बहुत सारे 14 देश थे वहां पर। वहां से मुझे एक इंसाइट और मिली, जिसको कह के मैं अपने इस साल के विश्व रंग पे आता हूँ। वो इंसाइट ये है, और रेखा जानती है इस बात को, और अनूप से भी शेयर हुआ था, कि देखिए ये दो अलग अलग बातें हैं। हम लोग साहित्य के फेस्टिवल करते हैं, साहित्य पे बात करते हैं, बड़े राइटर्स आके अपनी किताबें पेश करते हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ता लिखता हूँ, तो मैं प्रत्यक्षा को भी जानता हूँ और लोगों को भी जानता हूँ। लेकिन उसके माध्यम से आप हिंदी की साक्षरता का विकास कर लेंगे, ये एक डिबेटेबल इशू है। साहित्य अपने आप में बहुत ही स्वागत योग्य है। मैं तो खुद भी साहित्यकारी हूँ, और 25-30 सालों से लिख रहा हूँ। 25 किताबें हैं, 30 किताबें मेरी हैं। बहुत सारा संपादन का काम भी मैंने किया। लेकिन अंतर्दृष्टि ये थी कि यदि हमको भाषा के विकास की बात करनी है, तो हमको भाषा को कौशल की तरह लेना पड़ेगा, यानी स्किल की तरह लेना पड़ेगा। और जैसे कौशल का फ्रेमवर्क पूरे विश्व में बना हुआ है, अपने भारत में भी नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना हुआ है। और नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क भाषाओं में 6, 8, 10 लेवल डिफाइन करता है। तो हमें लेवल डिफाइन करने पड़ेंगे, और उन लेवल्स पे अटैक करना पड़ेगा, और साहित्य अपना काम अपने तौर पे करता रहेगा। साहित्य में धनिया है, साहित्य में मेलोडी है,
साहित्य में मेरे ख्याल में मंचन की संभावनाएं हैं, तो वो सारा काम होगा। लेकिन प्राथमिक रूप से अगर जब हम इसको कौशल की तरह लेंगे, तो फिर असेसमेंट की बात भी आएगी और कौशलों में डिवाइड करना पड़ेगा। वहां से लौट के मैंने कैम्ब्रिज की पूरी तरीका देखा, अन्य भाषाओं को भी अध्ययन किया कि कैसे हो रहा है, मतलब वैश्विक रूप में। तो वो कैम्ब्रिज में भी 8 लेवल्स हैं, वो 12 लेवल तक जाते हैं, लेकिन वो भी लेवल्स पे काम करते हैं। और कौशल की तरह भाषा को देखना चाहिए, ऐसा मैंने लंदन के सम्मेलन में भी बोला। खूब स्वीकार हुआ, सबने मुझे समापन सत्र का अध्यक्ष बनाया। तो मैंने इस बात को पास भी कराया वहां पर कि हम लोग अब एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करेंगे, जो ऐसे सारे इनपुट्स को इकट्ठा करेगा, वेबसाइट पे लाएगा और हिंदी भाषा के विस्तार का काम करेगा। इसमें मानकीकरण की बात बार बार होती है, पर मित्रों, मेरा मानना है कि आज जो स्थिति है हिंदी के पठन पाठन की और विदेशों में जो हो रही है, अपन सर मानकीकरण पर एक्सेसिव जोर न दें। क्योंकि अगर स्पेन में कोई हिंदी पढ़ा रहा है, तो हमसे पूछ के तो नहीं पढ़ाना शुरू किया उसने ना, वो अपने तौर पर पढ़ा रहा है। इसी तरह से अगर कोई फ्रांस में हिंदी पढ़ा रहा है, आपने पूजा अनिल की बात करी या शिवानी की बात करी, अनूप जी बताते हैं कि मंदिरों में हिंदी पढ़ाई जा रही है अमेरिका में। और भाई रूस में सिर्फ विश्वविद्यालयों में बहुत बहुत ठोस रूप से हिंदी लंबे समय तक पढ़ाई जाती है ना। तो जो सामान्य हिंदी लेवल 1 है, उसमें आप जैसी हिंदी हम जानते हैं अभी और जैसे हिंदी का प्रयोग करते हैं, उसके विस्तार के बारे में देखें और एग्रीगेशन करना शुरू करें। वेबसाइट पे सारे मॉडल्स आए, जिसको जो ठीक लगता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। हालांकि हमारा अपना एक प्रोग्राम स्टैंडर्ड होगा जो हमने बना लिया है। और जगन्नाथन साहब जानते होंगे कि इंटीग्रेटेड पेस एंड कंटेंट ऑफ लर्निंग, इसको आईपीसीएल कहते थे। ये प्राइमर्स हिंदी पढ़ाने के लिए काम में आते थे। हमने 24 पाठों का एक पाठ्यक्रम बनाया है, जो कि आपको लेवल 1 का काम कंप्लीट कर देता है। लेवल 1 का मतलब क्लास 2 या क्लास 3 लेवल तक का हिंदी का सामान्य बातचीत और पत्र लेखन आदि आदि काम उसमें। उसके लर्निंग आउटकम भी डिफाइंड है। ये सारे 24 पाठों में इतना पढ़ेंगे तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये डिफाइंड है। इसको अब हमने डेस्कटॉप पे भी रख लिया है, उसका एक ऐप भी बन रहा है और वो किया जा सकता है। उसका कंट्री वाइज कंटेक्चुअलाइजेशन भी कर सकते हैं आगे चलकर। तो ये काम हमने कर लिया है। हम अगर मानकीकरण की फेर में पढ़ेंगे ना, तो मुझे लगता है एक तरह का षड्यंत्र है ये, कि जो काम राजभाषा को करना है राजभाषा करो ना भाई, मानकीकरण हमने कब मना किया? जब आप कर देंगे तो हम ले लेंगे। हम तो प्रचारक हैं और हिंदी का प्रसार करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप बोलचाल की हिंदी लें, पढ़ें और उसके बाद में थोड़ा बहुत साहित्य की तरफ आए और अपने तौर पर हिंदी को अवतार करें। हम क्या है कि मानकीकरण जरूर करें, अभी शायद उप समिति बनाएंगे इस बार, इस के बाद में। लेकिन उसके चक्कर में रुके नहीं रहेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि बहुत दिन रुक लिए, इसको अब आगे बढ़ाने की जरूरत है। और जिन लोगों ने अलग अलग देशों में अपना काम किया है, उनका सबका अनुभव लेना चाहिए और उसका समेकन करना चाहिए। फिर हमारे पास एक बेंच मार्क होगा जिस पर हम काम करेंगे। तो ये कुछ बातें थी। इसके अलावा अनुवाद की बात किसी ने करी, रेखा ने शायद करी। सर, मैसिव अनुवाद की जरूरत, मैसिव। मतलब भारतीय भाषाओं से हिंदी और हिंदी से भारतीय भाषाएं, और विदेशी भाषाओं से हिंदी और हिंदी से विदेशी भाषाएं। इसका सर, आप जितनी बड़ी टीम बना सके बनाएं। मतलब 100 लोग करें, 1000 लोग करें, 1000 किताबें प्रतिवर्ष हम निकालें। तो मैंने ये कहा था कि हम 100 किताबों का तो प्रकाशन खुद ही करेंगे, हमारा प्रकाशन गृह करेगा। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से करेगा, जैसे किसी ने कहा कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो ये किताबें करें। हम सब इतने तो कैपेबल हैं कि अपने अपने देश में एक किताब अनुवाद कर लें। रामत अक्षर ने 2-3 किताबें बहुत अच्छी की हैं। तो हम हॉलैंड के एक बड़े आदमी की किताब हिंदी में लाएं और हिंदी का एक अनुवाद हम डच में करवाएं और अन्य भाषाओं में करवाएं। यदि ऐसा करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट बहुत तेजी से होगा। और इस सबको अपन सर अनूप जी वेबसाइट पर रख सकते हैं, और ये सारे अनुवादों को फिर एक जगह रखा जाए। तो जो पढ़ने पढ़ाने का काम है, ऐसा माहौल बने, और पूरे हम लोग हजारों किताबें अपने डेटाबेस में रखें आगे चल के। और जितने पुराने अनुवाद हैं उन सबको भी इकट्ठा किया है, वो हम लोग कर रहे हैं। तो एक रिसोर्स सेंटर बनाया है जो अभी उपलब्ध सामग्री को इकट्ठा कर रहा है, और ट्रांसलेशन का एक बड़ा
केंद्र भी बनाया है जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा, पर मैं अभी भी ह्यूमन ट्रांसलेशन को ज़्यादा बेहतर मानता हूँ, तो उसको करने का काम भी करेगा। तो मित्रों, ये एक कंटेक्स्ट है। जय वर्मा जी का भी स्वागत है। मैंने कुछ दो एक दिन पहले ये पोस्टर रिलीज किया है, आप सब तक पहुंचेगा, जो इस साल का प्रोग्राम बताता है। इसको बहुत संक्षेप में पेश करके अपनी बात समाप्त करूंगा। इस कंटेक्स्ट में जो इस बार का विश्व रंग है, वो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के परिसर में ही आयोजित हो रहा है। हम लोग काफी भव्यता के लिए काफी चीजें खर्च कर देते थे, तो इस बार भव्यता को थोड़ा कम करते हुए विश्वविद्यालय के भीतर अकादमिक स्तर को बढ़ाने के बारे में विश्वविद्यालय के भीतर रिसोर्स सेंटर भी बन रहा है, तो उसको वहीं आयोजित कर रहे हैं। मूलतः ये हफ्ते भर का कार्यक्रम है, 7 दिनों का। यूं तो विज्ञान पर्व के साथ ये अक्टूबर में शुरू हो चुका है, जिसमें विज्ञान कथा कोश, हिंदी में विज्ञान कविता कोश, और प्रकारांतर से कह दूं कि आपको मैथिली शरण गुप्त के पहले टैगोर तक और भारतेंदु तक और वहां से लेके आज तक इतने सारे हिंदी के बड़े कवि मिलते हैं जिन्होंने विज्ञान कविताएं लिखी। हमने देखा ही नहीं कभी उनको। तो 3 खंडों में विज्ञान कविता कोश का अभी विमोचन किया गया, 6 खंडों में विज्ञान कथा कोश का विमोचन किया गया। ये हमारे 3-3 साल के प्रोजेक्ट्स थे जो अभी समाप्त हुए। ये काम पहले ही हो चुका है, अक्टूबर में शुरू हो गया विश्वरंग, लेकिन अब जो होने वाला है वो करीब करीब 7 दिनों का है। तो एक तो युवा महोत्सव कर रहे हैं। हमारा एक नया विश्वविद्यालय बना है, उसका नाम अनूप जी स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी है। वो कौशल विकास का विश्वविद्यालय है। बहुत बढ़िया। और हाँ, और उसमें एक यूथ फेस्टिवल इस बार कर रहे हैं, जो थोड़ा रोजगार परक हिंदी और पॉडकास्टिंग के बारे में और थोड़ा सा युवाओं के बीच की जो गतिविधियां होती हैं वो करेगा। और वो 2 दिन का कार्यक्रम है, वो 16 और 17 को होगा। इसी दौरान भोपाल में जो अपनी चित्रकला प्रतियोगिता है वो बड़ी स्टैब्लिश हो गई है। 5-1 हजार बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और 5-1 हजार बाहर खड़े रहते हैं। तो वो एक पेंटिंग कंपटीशन 17 तारीख को संडे के दिन होगा। ये 2 गतिविधियां उसमें हैं। चित्रकला का जो अशोक भौमिक का इनिशिएटिव है, वो पहले ही हो चुका है। मतलब 800 पेंटर्स ने अपनी पेंटिंग भेजी थी, 2400 पेंटिंग बुलवाई गई थी, उसका जजमेंट भी हो चुका है। तो 5 लोगों का उसमें पुरस्कार दिया जाएगा। ये भी बहुत आश्चर्य की बात है कि जैसे हाल साहित्य में है, भारत में हिंदी साहित्य के, वैसा ही पेंटर्स के साथ भी। और इतने युवा पेंटर्स हैं, उनको जगह ही नहीं मिलती। सारी गैलरीज ने कब्जा कर रखा है। और अब तो भोपाल भोपाल आएंगे तो आपको नए कुछ कहानियां सुनाऊंगा, जिसमें कि जो कब्जा कर लिया है उसको बड़े बड़े करोड़ों रुपए में बेचा जा रहा है। उसी से साहित्य को प्रभावित करने की भी कोशिश है। तो सर, पेंटिंग का भी हम लोग ने अच्छा नेटवर्क बनाया, 1001 पेंटर्स हैं, युवा पेंटर्स हैं। और वो काम हो चुका है। तो विज्ञान पर्व और पेंटिंग का काम हो चुका है। अभी युवा महोत्सव में ये हम युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे और बच्चों की जो पेंटिंग है उनको शामिल करेंगे। मूल जो फेस्टिवल है सर, वो 21 तारीख को शुरू होगा। और 21 तारीख को एक शुरुआत में पिछले बार से दो 2 वर्षों से एक शोभा यात्रा निकालते हैं। तो शोभा यात्रा में टैगोर से शुरू करके टैगोर ड्रामा स्कूल तक जाने का विचार है, कैंपस के भीतर ही। उस दौरान लोक संस्कृति के 3-4 कार्यक्रम रास्ते में आपको देखने मिलेंगे, जो वो होंगे। और फिर उद्घाटन वक्तव्य और उद्घाटन होगा। उसके बाद दिव्या जी से थोड़ा सीखते हुए इस बार हमने थोड़ा अपनी डिजाइन को बदला है। और पहला दिन जो है वो भाषा पर केंद्रित है। उसमें करीब करीब 16 सत्र हैं जो सिर्फ भाषा पर केंद्रित होंगे। उस दौरान साहित्य पर सत्र नहीं होंगे। और पहला दिन पूरा भाषा केंद्रित है। उसके आखिर में हम लोग हिंदी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो बना रहे हैं उसका उद्घाटन भी होगा। इसमें जो आप जानते ही हैं, सारे स्टैंडर्ड विषय हैं भाषा को लेकर। और पवन वर्मा इसकी शुरुआत करेंगे, जो भारतीय भाषाओं के वैविध्य और उसकी ताकत पर 1 घंटे का व्याख्यान देंगे। तो शुरुआत पवन वर्मा से की जाएगी। नेक्स्ट डे यानी 23 तारीख को पूरा दिन जो है साहित्य पर केंद्रित है। और साहित्य के सारे बड़े लोग अधिकतर जो हमारे यहाँ आते हैं, उनके अलावा भी इस बार युवाओं पर भी केंद्रित है। तो वो उसमें भी 16 सत्र हैं अगले दिन। और साहित्य के अलग अलग पैरेलल सेशंस भी हैं, कुछ
इंटरडिसिप्लिनरी की बात भी किसी ने करी तो वो भी है। और विज्ञान यात्रा या पुस्तक यात्रा या कविता यात्रा, इस तरह के जो वीडियोस हैं वो भी आपको दिखाए जाएंगे। कुछ ट्रांसक्रिप्शन भी हुआ है तो उसका भी प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा दिन जो है वो चित्रकला, पेंटिंग, भारतीय कला पर केंद्रित है। लेकिन उसके जो भीतरी सत्र हैं वो साहित्य और प्रवासी साहित्य पर भी केंद्रित हैं। तो कुछ किताबों का, प्रवासियों की अच्छी किताबों का विमोचन, जैसे कि पुष्पिता अवस्थी की एक किताब है, रामा तक्षक जी की किताब है, दिव्या जी की किताब है, इन किताबों पर चर्चा और इनको रिलीज भी करेंगे। जवाहर ने बताया कि 8 देशों का, यहाँ पर एक मिनट लूप के बाहर जाकर ये बात कहना चाहता हूँ कि कोई बेंचमार्क भी उपलब्ध नहीं है। देखिए, प्रवासियों का आकलन किया जाए तो कमल किशोर गोयनका का जो 3 खंडों में काम था, उसके अलावा कोई बेंचमार्क भी उपलब्ध नहीं। किसी ने प्रयास नहीं किया कि अलग अलग देशों की किताबों को इकट्ठा करके, राइटर्स को इकट्ठा करके किताब बनाई जाए, और 8, 10, 12, 15, 25, 50, 100 किताबें हों। तब कोई आलोचक उन पर कहानी की दृष्टि से, उपन्यास की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से दृष्टिपात करे, और फिर कुछ आधारभूत सिद्धांत निकले कि इसमें से आलोचना की बात की जा सके। तो हमने शुरुआत की, 11 का लक्ष्य था। हम लोग 8 किताबों तक पहुंच रहे हैं। साल भर में हम करीब 50 जो देश हमारे साथ हैं उनके साहित्य का आकलन करेंगे। तो ये 11 किताबें वो भी विमोचित होंगी। और पिछले बार एक बड़ा काम किया था। सब लोग कहते हैं, मतलब अभी तो आईसीसीआर से पूछने जाओ कि आपकी कहाँ कहाँ पर वो हैं सीट, से बताते नहीं, है ना। आपके कितने, कोई आपने कोई बेंचमार्किंग या स्टडी या रिपोर्ट की, नहीं बताते। वो कुछ बच्चे बाहर से आते हैं, कुछ बच्चे कुछ पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, फिर वो वहां से कहीं और जाते हैं, इतना ही उनका मुझे बात समझ में आती है। और कुछ और प्रोजेक्ट्स भी वो फंडिंग करते हों। तो पहली बार हमने प्रयास किया कि हम देशों से ही वो ये बुलवाएं, अपने जो कन्वीनर्स इकट्ठे हुए हैं, अपने जो कंट्री कोऑर्डिनेटर्स हैं, कि भाइयों आप बताइए कि आपके देश में हिंदी के क्या हाल है। तो ऐसे 54-55 देशों की स्थिति अब हमारे पास स्टेटस रिपोर्ट है। उसको रिन्यूड फॉर्म में अब हम प्रस्तुत करेंगे। इस तरह साहित्य का एक बेंचमार्क और हिंदी के शिक्षण प्रशिक्षण का एक बेंचमार्क ये होगा। तो शायद हमारे जो बुद्धिमान लोग हैं, हमारे मित्र हैं, वो उस पर विचार करके, और टेक्नोलॉजी का भी एक बेंचमार्क होना चाहिए कि क्या क्या सॉफ्टवेयर उपलब्ध है। और ये एक तरह से ओपन डोमेन में रहेगा, इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। फिर हम एक स्ट्रेटेजी बनाकर अभी जो प्रारंभ कर रहे हैं उसके आगे इसको ले जाएंगे। तो इतना है, आपको बहुत मजा आएगा। भोपाल आएंगे, प्रवासी भारतीयों का सम्मान का सत्र हर बार करते हैं, वो होगा इस बार हमारे पीआरआई के लोगों के साथ में। और सारे प्रवासी राइटर्स का सम्मान हम लोग करते हैं एक बार, वो भी इसमें शामिल है। मनोज जी ने पहले ही कह दिया है कि सारे प्रवासी भारतीयों का डिनर जो है वो उनके आवास पर है। तो मैं अभी से आपको आमंत्रित कर देता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप लेके आइएगा उन सबको। तो मनोज जी भी रहेंगे, मैं, मंडलोई जी तो हैं ही। कई अच्छे पब्लिकेशंस और पत्रिकाएं भी विमोचित होंगी। जैसे वनमाली कथा का 24 राइटर्स का अनुवाद एक जगह पर हिंदी में मिलता है, जो कथा कथा लेखक हैं, सारे विदेशी लेखक हैं। ऐसे ही करीब करीब 24 कवि भी हैं उसके अंदर। तो वो पत्रिका आपको मिलेगी, संग्रहणीय होगी। विज्ञान का भी एक बड़ा काम है, रंग संवाद भी अपना कॉम्पेंडियम निकाल रहा है, तो ये पत्रिकाएं भी होंगी। फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। मुझे लगता है कि आपकी दिलचस्पी कुछ इसमें जगी होगी, विश्व रंग में। और मैं ये बताऊं कि ये सब आपके बिना संभव नहीं था। मतलब मैं इतना आभारी हूँ। मैं अनूप का आभारी हूँ, मैं रेखा जी का आभारी हूँ, रामा तक्षक का आभारी हूँ, उधर शार्दुला, उधर रेखा राजवंशी, नीचे। तो अपन शायद इसके बाद में कुछ तो कमेटियां बनाएंगे जो कि अलग अलग क्षेत्रों में काम करना शुरू करेगी। कुछ और केंद्र बनाएंगे, जैसे मैं कहा पद्मेश को कि आप लंदन में एक केंद्र बनाइए ना भाई। अच्छा, तो जो केंद्र भारत में बन रहा है उसके कुछ 10, 12, 15 सब सेंटर्स होंगे जो कि अपने अपने क्षेत्र के लोगों को समेकित करेंगे और वहां पर हिंदी के विस्तार का काम करेंगे। अ, मुझे उम्मीद है कि हम लोग अगले 2 सालों में 100 केंद्र बना पाएंगे। अफ्रीका में मैं पिछले दिनों घाना और केन्या में संपर्क कर रहा था। घाना में हमने ऑफिस भी खोला है। अफ्रीका में बहुत संभावना है। तो आगामी 2 सालों में हम लोग और ज़्यादा विकसित और विस्तारित दिखेंगे। आपने इतना सारा बोलने का टाइम मुझे दिया,
जवाहर ने कहा था कि आप सब बता दीजिएगा, तो मैंने अपने तौर पर सब कुछ बताया। और इससे पहले जो लोगों ने कहा था उससे मैं थोड़ा एक्साइट भी हुआ, तो इसलिए थोड़ा लंबा समय लिया। बहुत बहुत आभार हो, आपका इंतजार कर रहे हैं हम लोग, आप पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री चौबे जी। और आपके नेतृत्व में विश्व रंग की जो मशाल प्रज्वलित हुई है, मुझे लगता है कि वे संपूर्ण विश्व को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो भाषा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, शिक्षण का क्षेत्र हो, वो निश्चित रूप से आलोकित करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री अनिल जोशी जी कर रहे हैं, जो वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष हैं। मैं अनिल जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एक दो टिप्पणियां लेना चाहता हूं। अनिल जी, अगर आप अनुमति दे, समय हो तो। जी, अनिल जी। जी 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 जी। जी। हाँ, क्योंकि हमें आदरणीय सुरेंद्र गंभीर जी और आदरणीय जगन्नाथन जी के बड़े अच्छे सुझाव प्राप्त हुए थे विश्व रंग के आयोजन के बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय गंभीर जी से निवेदन करूंगा कि बहुत संक्षेप में आदरणीय गंभीर जी, जो बहुत अनुभवी हैं हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में, अपनी बात कहें। आदरणीय गंभीर जी। जी जवाहर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संक्षेप में कहा, संक्षेप का मतलब क्या है, कितने मिनट मुझे मालूम नहीं। कहने को बहुत कुछ है। पिछले वर्ष मैं विश्व रंग में प्रतिभागी था। बड़ा अप्रतिम कार्यक्रम था, जिसके वातावरण में मैंने युवाओं को भी देखा, वयस्कों को भी देखा मैंने, और लेखकों को भी देखा, भाषा वैज्ञानिकों को भी देखा मैंने। बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल। लेकिन एक भाषा विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते, एक भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से मैं हर बात का आकलन करना चाहता हूं मैं, कि उसका अंतिम परिणाम जो है वो क्या निकला। बिल्कुल, तो लगता है कि अभी जो मैंने चौबे जी की बातें सुनी, उसमें एक दो बातें मुझे एकदम बड़ी सटीक लगी। एक तो भाषा कौशल के संबंध में हमें अलग से विचार करना चाहिए, बिल्कुल, कि भाषा का विस्तार कैसे हो, और साहित्य से उसको अलग रूप में अलग से देखना चाहिए उसको। यह बहुत आवश्यक है। यह बात मैं पहले भी कह चुका हूं एक दो बार। साहित्य बहुत जगह लिखा जा रहा है, विदेशों में भी, भारत में तो है ही। लेकिन हमने देखा कि विदेशों में पहली पीढ़ी के लोग ही उसके अंदर व्यस्त हैं, उसके अंदर युवा लोग बहुत कम व्यस्त हैं उसके अंदर। मेरे सामने एक बड़ा जो ज्वलंत उदाहरण है, जिसको मैं दे चुका हूं, जिसको कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच भी होता है, और वो है मॉरिशस का। मॉरिशस में बहुत प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया, लेकिन वहां भाषा लुप्त हो गई, लुप्त प्राय है बिल्कुल। गयाना में लुप्त है, त्रिनिदाद में लुप्त है, और देशों में भी भाषा जो है वो नहीं बच पा रही बिल्कुल। अमेरिका में जो मैं पीढ़ी दर पीढ़ी जो स्थिति देखता हूं, उसके अंदर भी लगता है कि केवल पहली पीढ़ी के लोग ही उस भाषा में लिप्त हैं, भाषा को समझते हैं, भाषा बोलते हैं आपस में। लेकिन जो अगली पीढ़ी है, उसमें भाषा कमजोर हो जाती है, और तीसरी पीढ़ी तक आते आते लगभग समाप्त हो जाती है बिल्कुल। तो समय बहुत नहीं है, लेकिन इसका एक जो बहुत सार रूप में वक्तव्य है वो ये है कि अंग्रेजी सब भाषाओं पर आज भारी है आज। और जहां जहां अंग्रेजी का प्रभुत्व है, और भारत में भी है, वहां वहां भाषाओं का पनपना बड़ा मुश्किल हो रहा है बिल्कुल। तो इस बात को किस प्रकार से इससे बचा जाए, इसके बारे में हमें थोड़ा विचार करना चाहिए। आज की सरकार जो है भारत में, मैं बहुत प्रोत्साहित हूं उनकी सोच से। और 2-3 वर्ष पहले कुछ सरकारी जो बड़े उच्च पद पर विद्यमान विचारक हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई थी। तो उनका कहना था कि हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि जो भाषा के औपचारिक प्रयोग क्षेत्र हैं, उसके अंदर भारतीय भाषाओं को लाया जाए। और इसकी बात समय समय पर होती भी रहती है, लेकिन उसके राजनीतिक अवरोध बहुत है उसके, तो उनकी अपनी सीमाएं हैं बिल्कुल।
तो उन्होंने कहा कि सामाजिक स्तर पर भारतीय भाषाओं का एक अभियान हो, उससे हमें बड़ा बल मिलेगा। और मैं समझता हूं कि विश्व रंग जैसे कार्यक्रम और इस प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी देश के अंदर स्थापित हों और उनके माध्यम से एक अभियान हो पूरी भारतीय भाषाओं का, जैसे चौबे जी ने भी कहा कि केवल हिंदी की बात ना करें, भारतीय भाषाओं की बात करें हम लोग, तो उनके माध्यम से एक अभियान हो और उस अभियान से भाषाओं को बड़ा बल मिलेगा। बिल्कुल। हर कार्यक्रम का एक वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए कि उससे क्या निकला, भाषा का संवर्धन कैसे हुआ, भाषा का संरक्षण कैसे हुआ, संवर्धन कैसे हुआ। और टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत उपयोगी एक हमारे पास डिवाइस है आजकल, और उसके माध्यम से हम भाषा के प्रचार प्रसार के लिए अपने देश में विदेशों में किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़ा गहन विचार हो, ये बहुत आवश्यक है। तो ये कुछ संकेत मात्र में कुछ बातें मैंने कही, बहुत विस्तार से इनके बारे में कहा जा सकता है। अनूप जी मेरे घर के से बहुत दूर नहीं रहते, यहाँ पर अमेरिका में, उनसे बातचीत भी होती रहती है, मिलना भी होता रहता है उनसे, और उनके कर्तृत्व को और उनके कर्तृत्व के जो परिणाम हैं मैं देखता हूँ, उसको देखकर मुझे लगता है कभी कभी कि 2-4 अनूप जी और होते हमारे पास, और हैं कहीं ना कहीं, मुझे मालूम नहीं, अगर होते तो हम स्थिति को बहुत बदल सकते थे पूरे पूरे विश्व के अंदर। बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हमें आदरणीय संतोष चौबे जी का व्यक्तित्व और कर्तृत्व दोनों हमारे सामने हमारे मार्गदर्शक के रूप में उपलब्ध है, हमें उसका हमें लाभ उठाना चाहिए और उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व के मार्गदर्शन में हम कुछ लोग अपनी और उपलब्धि कर सकें, और भाषा को भाषा कौशल के रूप में किस प्रकार से प्रस्तुत करके हम उसको आगे बढ़ा सकें आगे, ये बहुत आवश्यक है। भाषा बचेगी तो फिर साहित्य भी बचेगा बाद में। ये बहुत एक विचारणीय विषय है, इसके बारे हम विचार करें मिलकर। तो इतना कहते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री गंभीर जी। मैं अब जगन्नाथन जी से